हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोसाइंस 2.0। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड पॉइंट, बुद्धि की अवधारणा और बहुआयामी। तो जैसा कि बच्चा क्लास में मैथ के सवालों की चुटकियों में हल कर देता है, लेकिन खेल के मैदान में या पेंटिंग करते समय पीछे रह जाता है। वही दूसरा बच्चा किताबों में शायद औसतन हो, लेकिन दोस्तों के साथ बातचीत करने और उनकी भावनाओं को समझने में सबसे आगे होता है। आखिर किसे कहेंगे हम बुद्धिमान और इंटेलिजेंस सिर्फ किताबों तक सीमित है? तो इसी के आधार पे अगर हम देखें तो इस वीडियो में सबसे पॉइंट्स वाली बात यह है कि बुद्धि की अवधारणा और बहुआयामी बुद्धि, जिसे हम कॉन्सेप्ट मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, है ना। तो आज हम समझेंगे कि बुद्धि को लेकर सदियों से चली आ रही परिभाषाएं कैसी बदलती हैं और कैसे आधुनिक शिक्षा शास्त्र ये मानता है कि हर बच्चा अपने आप में खास और बुद्धिमान है। तो फ्रेंड्स, हमारे सबसे पहला पॉइंट से है कि बुद्धि की अवधारणा। तो बुद्धि की अवधारणा क्या है? बुद्धि व्यक्ति के सीखने, समझने, तर्क करने, समस्या सुलझाने, निर्णय लेने और अनुभवों से सीखकर परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता होती है। यानी कि बुद्धि जन्मजात संभावनाओं तथा वातावरण के पारस्पर प्रभाव से विकसित होती है, यानी कि इन तीनों से होती है। यह केवल शैक्षणिक उपलब्धि तक सीमित नहीं, बल्कि व्यक्ति के समग्र व्यवहार में प्रकट होती है। अगर हम बुद्धि की विशेषता की बात करें तो बुद्धि की विशेषता ये होती है कि यह अमूर्त होती है। यानी कि बुद्धि क्या है? एक अमूर्त है और प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता। यह अर्जित की जा सकती है और विकसित की जा सकती है। यह विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। यह विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूप में प्रकट होती है। यह समस्या समाधान अनुकूलन क्षमता में सहायक होती है। अगर हम बुद्धि की बहुआयामी इसके कुछ सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिद्धांत जैसे कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने उन्होंने द्विकारक यानी टू फैक्टर थियरी दिया था। यानी कि उन्होंने जी फैक्टर यानी कि सामान्य बुद्धि सभी कार्यों में सहायक होता है। एस फैक्टर यानी विशिष्ट बुद्धि किसी विशेष कार्य में सहायक होता है। किसने कहा था? चार्ल्स स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थियरी दिया था। दूसरे हैं एल थॉर्नडाइक, यानी यहाँ पे थॉर्नडाइक कहते हैं कि मल्टी फैक्टर थियरी, इन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया था। इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं की बात की। शब्द प्रवाह, शब्द बोध, संज्ञानात्मक क्षमता और स्थानिक क्षमता, स्मृति, तर्क क्षमता, धारणा वेग, ये एल थॉर्नडाइक ने दिया था। फिर उसके बाद जेपी गिलफोर्ड ने संरचना का सिद्धांत दिया था। बुद्धि को 3 आयामों में बांटा था उन्होंने: संचालन, विषय वस्तु, उत्पादन यानी उत्पाद। अगर हम हावर्ड गार्डनर की बात करें तो इन्होंने बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत दिया था, यानी कि थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था। इन्होंने बुद्धि को यानी कि बुद्धि को एक नहीं बल्कि कई स्वतंत्र क्षमताओं के रूप में माना था। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे कुछ उदाहरण, बुद्धि कुल 8 प्रकार की बहुआयामी सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि भाषिक शाब्दिक बुद्धि, जिसे हम लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बोलते हैं, इसकी विशेषता होती है कि शब्दों का बच्चे का जो पढ़ना लिखना, कहानी सुनना, भाषा को समझना, ये भाषिक शाब्दिक बुद्धि होता है। जैसे कवि, लेखक, वक्ता, पत्रकार, अगर ये कहाँ पे प्रयोग की जाती है तो कहानी लेखन, वाद विवाद, पठन पाठन, कविता लेखन कार्य में की जाती है। दूसरा पॉइंट है तार्किक गणितीय बुद्धि यानी लॉजिकल मैथमेटिक्स, जिसमें तर्क करना, गणना करना, समस्या समाधान, कारण परिणाम, ये सभी चीज़ें आती हैं, जिसमें गणितज्ञ, वैज्ञानिक, इंजीनियर इसका उदाहरण है। और ये कहाँ प्रयोग की जाती है तो समस्या समाधान, पहेलियाँ, गणितीय गतिविधियों में कराए जाते हैं। थर्ड है दृश्य स्थानिक बुद्धि। दृश्य स्थानिक बुद्धि क्या होती है? चित्र, आकृतिक मानचित्र, डिजाइन, रंगों और स्थानों को समझना, चित्रकार, वस्तुकार, डिजाइनर,
चार्ट, चित्र, मानचित्र, मॉडल बनाने के कार्य करता है। उसके बाद शारीरिक कौशल बुद्धि, इसमें शारीरिक गतिविधियों को कुशलता, हाथों में ऐसे काम करना, अभिनय, जैसे कि नृतक, खिलाड़ी, अभिनेता, शिल्पकार, ये सभी हाथ से करते हैं ना। तो उसके उदाहरण क्या है? भूमिका, अनुभव, खेल, नृत्य, हाव भाव आधारित गतिविधियाँ कराए जाते हैं। संगीतात्मक बुद्धि, ये भाई ये जो संगीत गाते हैं, यानी कि संगीत की समझ, लय, ताल, सुर को पहचानना और बनाना, ये सभी इनके अंदर आती है। जैसे गायक हो गया, संगीतकार हो गया, वादक हो गया, गीत, ताल, संगीत, वाद, लयबद्ध गतिविधियों के आधार पे। फिर उसके बाद छठवां है अंत सामाजिक बुद्धि, इंटरपर्सनल, दूसरों की भावनाओं को समझना, लोगों से तालमेल जोल, नेतृत्व की क्षमता, जैसे शिक्षक हो गया, नेता हो गया, परामर्शदाता, ये समूह कार्य, सहयोगी गतिविधियों, चर्चा, सामूहिक परियोजनाओं देते हैं। सातवें है आत्म अंतर्दृष्टि बुद्धि, इंट्रापर्सनल, यानी कि आत्मचिंतन, आत्म अनुशासन, स्वयं को समझना, लक्ष्य निर्धारित करना, दार्शनिक, लेखक, साधक हो गए, डायरी लेखन, आत्म मूल्यांकन, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने को कहें। उसके बाद आठवें है प्रगति, यानी कि प्राकृतिक संबंधित बुद्धि। इसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक पौधे हैं, जानवर, वातावरण को पहचानना, समझना, ये किसान, पर्यावरणविद, जीव वैज्ञानिक, जैसे प्रगति, भ्रमण, पौधों का अध्ययन, पर्यावरण परियोजनाएं कराना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें बुद्धि को विकसित करने के उपयोग क्या होते हैं, तो देखो फ्रेंड्स, इसमें है कि बच्चों की रुचि और क्षमताओं को पहचानें, उपयुक्त वातावरण, प्रोत्साहन और संसाधन का प्रदान करें, विधि गतिविधियाँ यानी खेल, संगीत, कला, परियोजना में भाग लें, प्रशंसा, आलोचना नहीं, यानी कि प्रशंसा करें, आलोचना नहीं करना है उसमें। स्वावलंबन, जिज्ञासा और समस्या समाधान की आदतें डालें, पुस्तक पढ़ने, प्रश्न पूछने और अनुभव से सीखने के अवसर दें, यानी कि हर बच्चा बुद्धिमान है। यहाँ जितने भी बच्चे हैं सभी बुद्धिमान हैं, पर अपनी बुद्धि की अभिव्यक्ति का तरीका अलग हो सकता है। तो ये सारी भी चीज़ें हैं। अगर वहीं हम बात करें, बुद्धि केवल आईक्यू नहीं, प्रत्येक बच्चे में विशिष्ट क्षमता होती है, यानी स्पेसिफिक क्षमता होती है। शिक्षक का कार्य उन क्षमताओं की पहचान करना और उन्हें विकसित करने का अवसर प्रदान करना होता है। अब देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाषा और विचार वाला पॉइंट। तो ये भी हमारे यूनिट फर्स्ट ही है, जिसमें हमारे भाषा और विचार के बारे में दिया हुआ है। भाषा क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भाषा विचारों और अनुभवों, यानी कि भाषा विचारों, भावनाओं और अनुभवों को शब्दों, संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने की तथा दूसरों से संवाद करने का एक साधन है। क्या है? भाषा विचार, भावना, अनुभवों के शब्दों और संकेतों, प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने, दूसरों से संवाद करने का एक साधन है। भाषा का कार्य क्या होता है? इसके मुख्य कार्य होते हैं, भाषा सोचने का माध्यम भी है और अभिव्यक्त करने का साधन भी है। तो जो विचार है, यानी विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्त करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सामाजिक संपर्क से संबंध बनाना, सीखने, सोचने और समस्या हल करने में मदद करना, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को बढ़ाना और स्वयं की पहचान और आत्मविश्वास का विकास करना। अब देखो, जो आपका भाषा के कुछ कारक भी हैं, जैसे अगर हम देखें तो भाषा के कुछ प्रकार भी हैं। जैसे देखो, भाषा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। भाषा मौखिक होता है, भाषा लिखित होता है ना। बोली जाने वाली भाषा यानी बोलना, सुनना, संवाद करना, जो आप बोलते हो, मौखिक भाषा होगी। लिखना यानी लिखने और पढ़ने के माध्यम से अभिव्यक्त करना, लिखित भाषा होता है। अगर वहीं हम बात करें भाषा, दोनों भाषा एक दूसरे के पूरक हैं। लिखना और पढ़ना दोनों भाषा एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाषा का विकास 6 से 11 वर्ष या उससे अधिक भी कह सकते हैं। जैसे देखो, 6 से 7 वर्ष की बात करते हैं हम, जब 6 से 7 वर्ष, तो शब्द भंडार बढ़ता है, सरल वाक्य बनाना शुरू करता है बच्चा। और 7 से 8 वर्ष के बच्चों में व्याकरण का अच्छा प्रयोग, अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। 8 से 9 वर्ष के बच्चे जटिल वाक्य, कहानी सुनना, घटनाओं का क्रम बताना आदि। और अगर वहीं हम 9 से 11 वर्ष के बच्चों की बात करें तो वहाँ अमूर्त विचार व्यक्त करना, तर्क देना, स्वतंत्र रूप से लिखना पढ़ना सक्षम होते हैं। इस आयु में भाषा के साथ साथ विचार शक्ति भी तेजी से विकसित होती है।
अगर हम बात करें भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखो सबसे पहले बच्चा जब छोटा होता है या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने परिवार में रहता है। तो बच्चा 0 से 2 वर्ष तक तो परिवार में ही रहता है, वहीं की जो भाषा होती है वही सीखता है। तो बच्चे का जो परिवार है, पहला क्या है, बच्चे का वातावरण, है ना, बच्चे का यानी परिवार का वातावरण, माता पिता और शिक्षकों का सहयोग, दूसरा तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश, चौथा है बच्चों का स्वास्थ्य और बुद्धि स्तर, पांचवा है शिक्षा के अवसर और अनुभव, छठवां है कि भाषा के प्रयोग के अवसर, और लास्ट पॉइंट है मीडिया, पुस्तक और तकनीक के माध्यम से भाषा सीखना। उसके बाद हम बात करते हैं विचार, यानी कि विचार क्या है। विचार मन में उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु, घटना या स्थिति को समझते हैं, तुलना करते हैं, निर्णय लेते हैं और समस्या हल करते हैं। विचार के मुख्य प्रकार हैं जैसे ठोस, कॉन्सरेट, अर्ध ठोस, सेमी कॉन्सरेट। उसके बाद अमूर्त और रचनात्मक, ठोस से अमूर्त की ओर विचार का विकास होता है। अगर आप देखोगे भाषा और विचार का क्या संबंध होता है, तो भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम तथा विचार भाषा के माध्यम से ही स्पष्ट होते हैं। बच्चा पहले सोचता है, फिर भाषा के माध्यम से उसे व्यक्त करता है। शब्दों के ज्ञान से बच्चे की स्पष्टता और विस्तार बढ़ता है। अच्छी भाषा तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। भाषा के विकास बिना विचारों का संप्रेषण कठिन होता है। भाषा सोचने और सीखने दोनों में मदद करती है। अगर हम उदाहरण में देखें भाषा और विचार का संबंध, तो जब बच्चा प्रश्न पूछता है तो वह अपने विचारों को जानने और समझने की कोशिश करता है। कहानी सुनकर बच्चा घटनाओं का विश्लेषण करता है और यह विचार शक्ति का विकास करता है। बहस और चर्चा में बच्चा तर्क देकर अपनी बात रखता है। यह भाषा और विचार दोनों में समन्वय है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें तो भाषा और विचार एक दूसरे से निर्भर हैं, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर है। भाषा से सोचने, समझने और सीखने की क्षमता बढ़ती है। समृद्ध शब्द भंडार से विचारों की गुणवत्ता और गहराई बढ़ती है। मौखिक और लिखित भाषा दोनों का संतुलन विकास आवश्यक है। शिक्षक और माता पिता का प्रोत्साहन भाषा और विचार विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखने वाली बात क्या है, शब्द विचारों के रूप देते हैं, विचार भाषा को अर्थ देते हैं। भाषा और विचार प्रभावी संप्रेषण और बेहतर अधिगम होते हैं। अच्छी भाषा स्पष्ट विचार और सफल संप्रेषण होता है। महत्वपूर्ण जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो अभिव्यक्ति, संप्रेषण, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, विचार शक्ति, शब्द भंडार, तर्क क्षमता, समस्या समाधान। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट अब आता है लैंगिक जेंडर भूमिकाएं, पूर्वाग्रह एवं शैक्षिक प्रभाव। अब यहाँ पे हमारे जो लैंगिक यानी जेंडर क्या होता है, जेंडर ये होता है कि लैंगिक का अर्थ होता है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के निर्धारण भूमिकाएं, व्यवहार, अपेक्षाएं और अवसर। जैसे कि यहाँ जैविक लिंग सेक्स है, जैसे देखो यहाँ पे सेक्स जो होता है और जेंडर होता है, ये दो अवधारणाएं हैं, दोनों में भिन्न होता है। जैसे कि अगर हम सेक्स को हिंदी में कहें तो लिंग होता है। ये क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि जैविक, जन्म से निर्धारित, जैसे लड़का लड़की, स्थायी, परमानेंट, प्राकृतिक द्वारा तय होता है। जेंडर क्या होता है, एक सोशल यानी सामाजिक वर्ड है। यहाँ पे समाज और संस्कृति दोनों निर्धारित होता है, यानी समाज और संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है, परिवर्तनीय है, समाज द्वारा तय किया गया वर्ड है। वही अगर हम बात करें जेंडर के रोल क्या होते हैं भाई, तो जेंडर यानी कि समाज में स्त्री और पुरुषों के लिए निर्धारित कार्य एवं व्यवहार को जेंडर भूमिकाएं कहते हैं। जैसे लड़कों से अपेक्षा मजबूत नेतृत्व करना, खेल कूद में रुचि, लड़कियों से अपेक्षा देखभाल करना, आज्ञाकारी होना, गृह कार्य करना। और वहीं हम जेंडर पूर्वाग्रह यानी कि जेंडर बैलेंस की बात करें तो जेंडर के आधार पर एक समूह के प्रति अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण धारणा एवं सोच को जेंडर पूर्वाग्रह कहते हैं। यह जन्म से नहीं बल्कि सामाजिकरण की प्रक्रियाओं से सीखा जाता है। उदाहरण के लिए लड़कों को विज्ञान में बेहतर मानना, लड़कियों को गणित में कमजोर समझना, तो ये वाली अवधारणाएं देखने को मिलते हैं। अगर वहीं हम बात करें सोर्स ऑफ जेंडर पूर्वाग्रह की,
तो यहाँ पे देखो जो हमारा परिवार होता है, यानी कि जो बच्चे का परिवार होता है, बेटा बेटी के प्रति भिन्न व्यवहार, कामों का बंटवारा, खिलौनों का भेदभाव, लड़कों को कार और लड़कियों को गुड़िया देना, ये एक उदाहरण है, हमारे परिवार से ही शुरू होता है। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में समाज और सांस्कृतिक, इसमें क्या होता है कि परंपराएं, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताएं जेंडर भेदभाव को बढ़ावा देती है। जैसे कुछ समुदाय में लड़कों को प्राथमिकता देती है। मीडिया की बात करें तो मीडिया में भी टीवी, विज्ञापन, फिल्मों में लड़के लड़की की रूढ़ छवि प्रस्तुत करते हैं। जैसे हीरो हमेशा पुरुष और घर के काम करती महिलाएं। अगर यहाँ पे हम देखें विद्यालय में, तो विद्यालय में क्या होता है कि जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, भाषा, शिक्षक का व्यवहार, गतिविधियाँ जेंडर पूर्वाग्रह को बढ़ाते हैं। और उसके बाद उदाहरण में देखें तो वैज्ञानिक पुरुषों की चित्र, अधिक महिलाएं कम, ऐसा देखने को मिलता है ना। अगर यहाँ पे हम बात करें बच्चों का जेंडर, यहाँ पे देखो बच्चों का जेंडर क्या है। आत्मविश्वास में कमी, अपनी क्षमताओं का सीमित विकास, अवसर की असमानता, रूढ़ अवधारणाओं को स्वीकार कर लेना, भविष्य के विकल्प सीमित हो जाना। शैक्षिक प्रभाव क्या पड़ता है? लड़कियों की शिक्षा में रुकावट, ड्रॉप आउट की संभावना अधिक, विद्यालय चयन में भेदभाव, लड़कियां कला, लड़के विज्ञान, कक्षा में भागीदारी में अंतर, लड़कियों के नेतृत्व के कम अवसर मिलते हैं, जेंडर आधारित अपेक्षाएं उनसे सीखने के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। वहीं हम जेंडर समानताओं को बढ़ाने के उपाय देख सकते हैं। जैसे एक शिक्षक होने के नाते अगर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा का अवसर दें जिसमें बच्चों को भविष्य में इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करना पड़े। जैसे देखो, परिवार में समान व्यवहार और समान अवसर देना, पाठ्य पुस्तकों में जेंडर संतुलन चित्र और सामग्री का प्रयोग, शिक्षक की संवेदनशीलता और निष्पक्ष व्यवहार, खेल, विज्ञान, नेतृत्व आदि सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी प्रोत्साहित करना, बच्चों में रूढ़ धारणाओं को तोड़ने के लिए संवाद गतिविधियाँ, मीडिया साक्षरता, बच्चों को मीडिया संदेशों की समझ देना, जेंडर समानता पर आधारित नीतियों और कार्यक्रम। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जैसे जेंडर सामाजिक निर्माण है, जैविक नहीं। जेंडर भूमिकाएं सीखी जाती हैं, बदली जा सकती हैं, और जेंडर पूर्वाग्रह अवसरों और विकास में बाधा डालती है। शिक्षा का उद्देश्य लैंगिक समानता, न्याय को बढ़ावा देना है और प्रत्येक बच्चे को अपनी रुचि और क्षमताओं के अनुसार समान अवसर मिलना चाहिए। जैसे देखो, इसमें क्या होता है कि जेंडर, लैंगिक पक्षपात, जेंडर भूमिकाएं, रूढ़ धारणाएं, रूढ़ पूर्वाग्रह, समाजीकरण, समानता, अवसरों की असमानता। तो हर बच्चा अपनी क्षमता, रुचि और स्वतंत्रता के साथ सीखने और आगे बढ़ने का हकदार है। तो शिक्षा सबके लिए, समान अवसर के लिए। तो लड़का और लड़की की भेदभाव ना करें। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। ये हमारा टॉपिक है जिसमें भाषा, जाति, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर, जैसे कि अगर हम बात करें व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, तो प्रत्येक बच्चा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं। इन्हीं अंतरों को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो किसी बच्चे की भाषा अच्छी, किसी की गणित, और किसी का स्वभाव मिलनसार तो किसी का शांत होता है ना। व्यक्ति की विभिन्नता के कारण क्या होते हैं? आनुवंशिकता होती है, पर्यावरण होता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है, संस्कृति, परंपराएं और मान्यताएं होती हैं, शिक्षा के अवसर होते हैं, व्यक्तिगत अनुभव और रुचियाँ होती हैं। हर बच्चा विशेष है, तुलना नहीं, समझ जरूरी होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो कुछ विभिन्नताएं हैं, जैसे कि भाषा के आधार पर देखें तो भाषा के आधार पे बच्चे की मातृभाषा, बोलने की शैली, शब्द भंडार, समझने और व्यक्त करने की क्षमता में अंतर होता है। बहुभाषिक बच्चे अलग अलग भाषाओं में सोच और सीखते हैं। उदाहरण के लिए किसी बच्चे को घर में हिंदी मिलती है, स्कूल में अंग्रेजी और पड़ोस में स्थानीय बोली। तो भाषा विभिन्नताओं को स्वीकार करना, मातृभाषा में शिक्षा देना आवश्यक होता है।
वहीं हम बात करें जाति के आधार पर, यानी कि भाषा में जाति व्यवस्था के कारण बच्चों के साथ भेदभाव, भिन्न व्यवहार और अवसरों की असमानता पाई जाती है। यह भिन्नता आत्मविश्वास, भागीदारी और उपलब्धियों को प्रभावित करती है। जैसे कि कुछ जातियों के बच्चों को समाज में कम सम्मान और संसाधन मिलते हैं, जिससे उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना और समान अवसर देना जरूरी है। ये हमारे शिक्षकों की एक सोच होनी चाहिए। लिंग आधार पर, यानी कि लिंग के आधार की बात करें तो लड़के और लड़कियों में समाज अलग अलग अपेक्षाएं रखता है। लड़कियों को कम अवसर, कम स्वतंत्रता और सीमित भूमिकाएं दी जाती हैं। इससे उसके आत्मविश्वास, सहभागिता और उपलब्धियों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण में देखें तो बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाया जाता है, जबकि लड़कियों को घरेलू कार्यों तक सीमित रखा जाता है। लिंग समानता, समान अवसर और संवेदनशील दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं हम बात करें चौथे पॉइंट्स में, तो समुदाय के आधार पर, यानी शहरी, ग्रामीण, आदिवासी, अल्पसंख्यक, धार्मिक समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र के अवसर पर बच्चों के अनुभव, जीवन शैली और संसाधनों में भिन्नता होती है। यह भिन्नता उनकी शिक्षा, सोच, रुचि और अवसरों को प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण के लिए आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे को भाषा संसाधन, तकनीक की कमी में कठिनाई होती है। सभी समुदाय की सांस्कृतिक भाषा में आवश्यकताओं का सम्मान करना चाहिए, है ना। अगर हम वही बात करें शैक्षिक तनाव, तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैं जूम करती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि शैक्षिक प्रभाव, बच्चों की सीखने की गति, रुचि, शैली और उपलब्ध पर प्रभाव पड़ता है। कुछ बच्चे हीन भावना, डर और अलगाव का अनुभव करते हैं। क्लासरूम में भागीदारी, सहयोग, आत्मविश्वास प्रभावी होता है। असमानताओं और ड्रॉप आउट दर बढ़ सकती है। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रति संवेदनशील कक्षा की रणनीतियाँ, इसमें क्या होता है कि मातृभाषा का प्रयोग और बहुभाषिक वातावरण बनाना, सभी बच्चों की पृष्ठभूमि और अनुभवों को पाठ्यक्रम में शामिल करना, लिंग आधारित भूमिकाओं को तोड़ना और समान भागीदारी देना, जाति और समुदाय आधारित पूर्वाग्रह को दूर करना, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, विविध शिक्षण विधियों और गतिविधियों का प्रयोग करना, प्रेम, सम्मान, विश्वास, सुरक्षा का वातावरण देना। एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक की सभी बच्चों को समान सम्मान और अवसर देना, विभिन्नताओं को समझकर शिक्षण योजना बनाना, भेदभाव रहित और समावेशी वातावरण बनाना, लिंग संवेदनशील और बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण अपनाना, बच्चों की रुचि, क्षमता और पृष्ठभूमि के अवसर मार्गदर्शन करना। वहीं अगर हम बात करें महत्वपूर्ण पॉइंट्स में, तो हर बच्चा अद्वितीय है, विभिन्न कमजोरी नहीं विशेषता होती है, तुलना नहीं, समझ और सहयोग करें। भाषा, जाति, लिंग, समुदाय और विविधता समाज की ताकत है। समावेशी शिक्षा की महत्वपूर्ण शिक्षा है, समावेशन ही सच्ची शिक्षा होती है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स के वर्ड्स की बात करें तो व्यक्तिगत भिन्नता, विविधता, पूर्वाग्रह समावेशन, जाति भेदभाव, समान अवसर, लिंग समानता, संवेदनशील और समुदाय विविधता का सम्मान। अगर ये वर्ड आए तो आप समझ जाना कि व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सीखने के लिए मूल्यांकन एवं सीखने के लिए मूल्यांकन। तो सीखने और सिखाने के लिए जो मूल्यांकन होता है, इसका मुख्य अंतर क्या है? मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? तो मूल्यांकन से तात्पर्य विधियों के अधिगम की संस्कृति, यानी कि स्थिति, यानी कि इसकी स्थिति की बात की जा रही है, स्थिति और समग्र एवं व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त करना, ताकि शैक्षिक निर्णय लिए जा सके और अधिगम को बेहतर किया जा सके। सीखने के लिए मूल्यांकन क्या होता है भाई? यह निरंतर और कंटिन्यूअस प्रक्रिया मूल्यांकन है, जो अधिगम की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिगम को बेहतर बनाना और विद्यार्थियों की प्रगति में सहायता करना। इसे प्रारूपिक फॉर्मेटिव मूल्यांकन भी कहते हैं। जैसे देखो, सीखने के लिए मूल्यांकन की मुख्य विशेषता होती है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों तुरंत फीडबैक मिलता है। यह सीखने की कमियों की पहचान करता है और सुधार के अवसर देता है। यह अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में क्रिया करता है। इसमें लचीले यानी फ्लेक्सिबिलिटी और अनौपचारिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य निर्णय नहीं बल्कि सुधार करना होता है। यह आत्मसात मूल्यांकन यानी कि आत्म मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है।
सीखने के लिए मूल्यांकन के उदाहरण क्या होते हैं? कक्षा में प्रश्न पूछना और उत्तरों के आधार पर समझना, गृह कार्य के लिए जांच और फीडबैक देना, चर्चा यानी कक्षा चर्चा, समूह कार्य गतिविधियां, क्विज, मौखिक प्रश्नोत्तर, संक्षिप्त परीक्षण, विद्यार्थी की नोटबुक कॉपी देखकर प्रगति समझना, पर्यवेक्षण और फीडबैक देना। सीखने के लिए मूल्यांकन के लाभ क्या होते हैं? विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार होता है, कमियों की समय पर पहचान और सुधार संभव होता है, विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, शिक्षक को अपनी शिक्षण योजना में सुधार करने में मदद मिलती है, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है और अधिगम आनंदमय और प्रभावशाली होता है। इसमें क्या है कि सीखने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों की मदद करना है ताकि वे बेहतर सीख सकें। यह सीखने के सहयोग देता है, ना कि केवल परिणाम बताता है। अब बात करते हैं सीखने का मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यह एक अंतिम समापनात्मक मूल्यांकन है। यह अधिगम की समाप्ति पर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम अवसर का आकलन करना होता है, ग्रेड अंक देना। इसे अंतिम यानी समेटिव मूल्यांकन भी कहते हैं। सीखने के मूल्यांकन की बात करें तो इसमें सीखने के मूल्यांकन की विशेषताएं होती हैं कि यह अधिगम की समाप्ति पर किया जाता है, अवधि के अंत में, निर्णयात्मक होता है, इसमें औपचारिक विधियां पाई जाती हैं। इसका उद्देश्य ग्रेड देना, चयन करना, प्रमाणित करना होता है। यह तब लचीला होता है जब संचालित यानी संचरित होता है। सीखने के मूल्यांकन के उदाहरण वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट, टर्म एंड परीक्षा, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, अंतिम जमा, मानकीकृत परीक्षण और मौखिक व्यवहारिक परीक्षा। ये सभी आपके सीखने के उदाहरण है। वहीं हम बात करें सीखने के मूल्यांकन के लाभ क्या होते हैं तो विद्यार्थियों की कुल उपलब्धि का पता चलता है, उच्च शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी, छात्रों का चयन, पदोन्नति और प्रमाण पत्र में सहायक, मानक के अनुसार तुलना भाव संभव होता है और शैक्षिक योजनाओं और नीतियों के डेटा प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें इनके डिफरेंसेस के बारे में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन क्या अंतर होता है। तो सीखने के लिए मूल्यांकन में अधिगम की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, निरंतर और बार बार होता है, प्रायोगिक होता है, उद्देश्य अधिगम से सुधार होता है यानी अधिगम में सुधार होता है और विद्यार्थियों की कमी खोजता है, फीडबैक तुरंत मिलता है, लचीला और अनौपचारिक रूप होता है, अंकों ग्रेड पर कम जोर होता है, स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को बढ़ावा देता है, सीखने की प्रक्रिया के सहयोग देता है। ये तो प्रमुख है। अगर यही बात करें सीखने का मूल्यांकन क्या होता है तो अधिगम की समाप्ति पर किया जाता है, एक बार और निश्चित अंतराल पर होता है, समानात्मक होता है, उद्देश्य उपलब्धि का आकलन करना, विद्यार्थियों की कुल उपलब्धि बताता है, फीडबैक बाद में मिलता है, संचरित औपचारिक होता है, अंक विद्यालय आधारित अंक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि विद्यालय अंक स्तर पर नियमित रूप से किए जाने वाले मूल्यांकन को विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहते हैं। यह कक्ष की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि केवल अंक देना नहीं बल्कि बच्चों की समग्र प्रगति को जानना। यह शिक्षा का अभिन्न अंग होता है। अगर विद्यालय आधारित मूल्यांकन की विशेषताओं की बात करें तो छात्र की वास्तविक उपलब्धियों का आकलन करता है, निरंतर, नियमित और योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है, केवल लिखित परीक्षा तक सीमित नहीं होता है, शिक्षक द्वारा कक्षा के संदर्भ में किया जाता है, सीखने की कमियों को पहचान कर सुधार का अवसर देना होता है, लचीला होता है, बहुआयामी और समावेशी है, तीनों मिलकर होते हैं। अगर वहीं बात करें विद्यालय आधारित मूल्यांकन के नियम तो नियमित और सतत रूप से मूल्यांकन किए जाए, कक्ष की गतिविधियों के साथ मूल्यांकन को जोड़ा जाए, केवल अंकों के बजाय सीखने की प्रगति का ध्यान नहीं दिया जाता है, मूल्यांकन के गतिविधि साधनों का प्रयोग किया जाता है, मूल्यांकन निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय होता है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत प्रगति को भी ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे CCE का अर्थ होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव एवोल्यूशंस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान निरंतर और व्यापक मूल्यांकन है। यह बच्चे की शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, रचनात्मक और शारीरिक विकास को शामिल करता है। यह NCERT की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभ किया गया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं यहाँ क्या होती है कि निरंतरता यानी कंटिन्यूस, पूरे वर्ष नियमित मूल्यांकन होता है, व्यापक, कंप्रहेंसिव, सभी क्षेत्रों का समावेशन होता है, समग्र विकास पर बल यानी शैक्षिक, सह शैक्षिक
प्लस जीवन कौशल और गतिविधि आधारित यानी करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देना। बाल केंद्रित बच्चे प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार मूल्यांकन, तनाव रहित बच्चे बोझ कम करना उसका उद्देश्य यानी कि परीक्षा बोझ कम करना और उनका उद्देश्य। और सुधारात्मक सहायता यानी कमज़ोर बच्चों की मदद पर बल देना, सहयोगी शिक्षक, अभिभावक और बच्चों की सहभागिता। वही हम बात करें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य की, तो बच्चों की जो सीखने की उपलब्धियों का सही आकलन करना, बच्चों की छिपी हुई क्षमताओं की पहचान करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, बच्चों में आत्मविश्वास और रुचि बढ़ाना, शिक्षक को रोचक, प्रयोगी और जीवन उपयोगी करना। यहाँ पे देखो सतत और व्यापक मूल्यांकन के कुछ घटक हैं, जैसे कि शैक्षणिक उपलब्धि, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और विषयों में प्रगति। वहीं हम शैक्षिक गतिविधियों की बात करें तो कला, संगीत, नृत्य, खेल, क्राफ्ट, नाटक आदि में भागीदारी। कौशल विकास की बात करें तो संचार कौशल, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, सहयोग आदि। वहीं हम बात करें मूल्य और दृष्टिकोण तो ईमानदारी, सहानुभूति, अनुशासन, जिम्मेदारी, सहिष्णुता आदि आती है। शारीरिक विकास की बात करें तो स्वच्छता, खेलकूद, शारीरिक फिटनेस आदि ये सभी शामिल होते हैं। अगर हम सतत एवं मूल्यांकन के साधन यानी टूल्स की बात करें तो मौखिक यानी कि ओरल क्वेश्चन पूछना, क्लास वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क, एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, परफॉर्मेंस टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल्स, सेल्फ असेसमेंट, पोर्टफोलियो और सेल्फ असेसमेंट भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पोर्टफोलियो भी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे बात करें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लाभ क्या होते हैं तो बच्चों का स्वगुण विकास होता है, सीखने की कमियों को दूर की जाती है, परीक्षा का डर और तनाव कम होता है, शिक्षक, बच्चे और अभिभावक के बीच बेहतर संवाद स्थापित होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम प्रभावी और रोचक बनाती है, बच्चों में आत्मविश्वास, रुचि और जिज्ञासा बढ़ती है। अगर हम बात करें विद्यालय आधारित मूल्यांकन, पारंपरिक शिक्षा में अंतर क्या होता है तो विद्यालय में फ्रेंड्स इसमें निरंतर और नियमित प्रक्रिया होती है, कक्ष की विभिन्न गतिविधियों पर और समग्र विकास पर बल, तनाव रहित, आनंदपूर्ण, शिक्षक द्वारा दैनिक अवलोकन पर आधारित, सुधारात्मक इकाई प्रभाव, लचीला, बहुगामी और समावेशी। पारंपरिक शिक्षा क्या होती है, एक बार या अंत में होती है, केवल लिखित परीक्षा पर आधारित, केवल शैक्षिक उपलब्धि पर और अधिक तनाव, बाहरी परीक्षक, जांचकर्ता द्वारा मूल्यांकन, सुधार का अवसर कम, कठोर और सीमित। सीसीई को प्रभावी रूप से लागू करने के चरण क्या हैं? ये स्पष्ट उद्देश्य और मानकों का निर्धारण करना होता है, उपयुक्त मूल्यांकन साधनों का चयन करना होता है, नियमित रूप से डेटा एकत्र करना, एकत्रित डेटा का विश्लेषण करना, कमजोरियों के लिए सुधारात्मक कदम उठाना, अभिभावकों को पृष्ठभूमि देना, यानी कि यहाँ पे होता है कि फीडबैक देते हैं। अगर हम इसके कुछ के पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पे सीसीई का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को सीखने में मदद करता है, ना केवल जांचना होता है। यह मूल्यांकन ऑफ लर्निंग नहीं बल्कि फॉर लर्निंग यानी कि मूल्यांकन फॉर लर्निंग है। सीसीसी में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो संपूर्ण महत्वपूर्ण होता है, तुलना नहीं सहयोग पर बल देता है। तो आई होप आपको ये नोट्स और ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।